नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, विशेष अध्यापक HIG पटेल नगर से इस वीडियो को देखने वाले सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने HI से रिलेटेड जो श्रवण बधित बच्चे हैं उनसे संबंधित समस्याओं और उनके कुछ हल को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा है कि ये लेक्चर जो है, ये जो बातें हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि श्रवणबधिता होती क्या है। ज़्यादातर सोचते हैं कि जो गूंगा है वो है बहरा है, या गूंगा है वही हियरिंग इम्पेयर्ड है, सुनता भी नहीं है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो 100% बोल नहीं पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बोल नहीं पाता वो सुन ना सके ऐसा मुमकिन नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है बोलने का कारण कोई और हो, जीभ में खराबी हो, या गले की जो वोकल ग्रंथि होती है वो ना हो, या लंग्स सही से काम ना कर रहे हो, या स्पीच का जो हमारा प्रोडक्शन जो पॉइंट है माइंड के अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन एक बात ध्यान करने लायक है और सोचने लायक है, वो क्या? वो ये कि जब हम सुन नहीं पाते हैं तो ये 100% सत्य है कि हम बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ सीखते हैं, जो हमारा स्पीच प्रोडक्शन है, जो कुछ हम बोलते हैं, हमारी भाषा है, वो हम कैसे सीखते हैं? सुनकर सीखते हैं। अब बच्चे सबके घरों में हैं, अभिभावकों से भी निवेदन है ये बात ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई टीचर्स साहिबान अब ये देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका शारीरिक विकास तो होता है, सबने देखा है शारीरिक विकास होता है। क्या कभी हमने ये ध्यान दिया है कि बच्चा बोलना कैसे सीखता है, हमारी भाषा कैसे सीखता है, हमारे तौर तरीके कैसे सीखता है? नहीं ना। कभी ध्यान देकर देखिए। लिसनिंग जो है, हियरिंग के बाद का जो प्रोसेस है लिसनिंग, जिसमें हम सुनकर जो है समझते हैं किसी बात को और उसका जवाब भी देते हैं, उसके अंदर भी 4 स्टेजेस होती हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं ना। देखिए, लिसनिंग के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरी होती है। स्पीच के अंदर भी वही चीज़ें ज़रूरी हैं। किसी एक बच्चे को, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को स्पीच सिखाने से पहले जो है इन चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा स्पीच कभी नहीं कर पाएगा और लैंग्वेज वे हमेशा पिछड़ा रहता है। ये तो जाहिर है, क्योंकि उसे शुरू से सुनता नहीं है, जन्म से नहीं सुनाई देता, तो भाषा तो है ही नहीं उसके पास। हमें उसकी भाषा भी डेवलप करनी है, साथ ही साथ उसके स्पीच ऑर्गन्स जो हैं, स्पीच भी डेवलप करनी है, और साथ ही साथ स्पीच ऑर्गन्स जो हैं उसके वो एक्टिव भी करने हैं। तो वो सब कैसे हो पाएगा? एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद। और ये ट्रेनिंग में जो है, स्टेप्स होते हैं कुछ जिनको फॉलो करना पड़ता है। सेम उसी टाइप से जैसे कि एक बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो लैंग्वेज डेवलप करता है या जो लैंग्वेज सीखता है। तो कैसे सीखता है? सबसे पहले मैं आपको लिसनिंग का मतलब बताता हूँ, क्योंकि लिसनिंग से ही बात छेड़ी है मैंने। तो लिसनिंग के अंदर 4 स्टेप मुख्य होते हैं। सिर्फ साउंड के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पीच के बारे में, आवाज़ के बारे में। तो उसमें सबसे पहले जो है लिसनिंग के अंदर समझते कब हम? जब पहली स्टेज हम कंप्लीट करते हैं। पहली स्टेज क्या है? डिटेक्शन। हमें किसी चीज़ का अनुभव होना, आवाज़ का अनुभव होना। अगर हमें यही नहीं पता कि आवाज़ भी कोई चीज़ है, वातावरण में कुछ ऐसी भी चीज़ है जो हमें सुनाई देती है, तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आवाज़ों का जो है अनुभव होना चाहिए। यही हम जो पहला स्टेप है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ करते हैं। जब उसको हियरिंग एड लगाया जाता है तो उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें डिटेक्शन की जाती है। डिटेक्शन उसी चीज़ का नाम है
कि सबसे पहले जब उसको हियरिंग एड के बाद आवाज़ों का अनुभव करवाया जाता है, उस वक्त उसको पता नहीं होता, वो कंफ्यूज होता है। पहली बार जब आवाज़ सुनता है बच्चा, उसे नहीं पता होता कि क्या है, उसे सिर्फ ये अनुभव होता है कुछ है, ये भी नहीं पता होता कि ये आवाज़ है या क्या है, नहीं। तो हमें एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है उसको डिटेक्शन के लिए, उसको आवाज़ों का अनुभव करवाने के लिए कि इस वातावरण में, इस समाज में जो हम बोलते हैं, जो वो देखते हैं कि हमारे होठ हिल रहे हैं तो उससे कुछ आवाज़ें निकलती है, उस आवाज़ों का अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। तो डिटेक्शन में हम अलग अलग साउंडों को उसको सुनाते हैं, अलग अलग पिच की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग स्पीच साउंड्स। तो डिटेक्शन कंप्लीट करते हैं, आवाज़ों का अनुभव उसको पूर्ण रूप से करवाते हैं। सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब दो आवाज़ों में अंतर करना। जब बच्चे को यह एहसास हो जाता है कि आवाज़ भी कोई चीज़ है, आवाज़ भी इस वातावरण में मौजूद है, तब उसे विभिन्न प्रकार की आवाज़ों में अंतर करना सिखाते हैं, उनको आवाज़ों की पहचान करवाते हैं। ये किस चीज़ की आवाज़ है, सीटी की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, औरत की आवाज़ है, या पुरुष की आवाज़ है, या बच्चे की आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ है। इस तरह से हम अलग अलग जो है साउंड्स को जो है उसको पहचान करवाते हैं। तीसरा जो स्टेप आता है हमारा, वो आता है रिकॉग्निशन का। मीन्स रिकॉग्निशन का मतलब होता है आवाज़ के माध्यम की पहचान करना। तीसरे स्टेप के अंदर हियरिंग एड लगाने के बाद जब दो स्टेप पूरे हो जाते हैं, डिटेक्शन का और डिस्क्रिमिनेशन का, तो तीसरा स्टेप है रिकॉग्निशन का आता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के साउंड को आवाज़ करके हम उसको पहचान करवाते हैं कि ये आवाज़ इस वस्तु की है, ये आवाज़ इस वस्तु की है, ये आवाज़ इस चीज़ से निकलती है, ये आवाज़ इस चीज़ से निकलती है, जिससे उसको आवाज़ों में अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है और उसे पता लगता है कि इस चीज़ की आवाज़ जो है कैसी है। ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है तो वो इस चीज़ की आवाज़ है। रोड पे जाएगा, हॉर्न की आवाज़ आएगी तो जब अगर उसे पहचान होगी तो मिनट में पहचान जाएगा कि पीछे से गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है या बस आ रही है, क्या चीज़ है। मंदिर के घंटे की आवाज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है, माध्यम क्या है उसका, उसको पहचानना सीखते हैं। जब ये तीन स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, जो चौथा स्टेप आ जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन से, मतलब आवाज़ के अर्थ को समझना। अगर हम रोड पे जा रहे हैं, पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है तो हॉर्न क्यों बजा रहे हैं, क्या अर्थ मतलब है उसका बजाने का, उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो चौथे स्टेप में जो है हमें बच्चे को वही समझाना होता है। तो ये तो था लिसनिंग का प्रोसेस। अब सोचिए, जब एक चीज़ सुनकर समझने में, उसको प्रोसेस करने में इतना डिफ़िकल्टी है, तो एक बच्चे को जिसको शुरू से सुनाई ही नहीं देता, तो वो हमारी आवाज़ पहली बार में सुनकर कैसे पहचान सकता है, कैसे वो समझ सकता है। एक उदाहरण देता हूँ। आप बैठे हैं, आपके सामने मैं चाइनीज़ भाषा बोलने लग जाऊँ तो क्या आप समझ पाएंगे वो क्या है? नहीं ना। सिर्फ ये लगेगा कि एक आवाज़ है, कुछ बोला जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि उसका क्या मतलब है। ये होता है कॉम्प्रिहेंशन। जब उस चीज़ को हम समझना शुरू कर देते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन है। और एक बधिर बच्चे के लिए, श्रवण बधिर बच्चे के लिए इन चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ें बच्चों। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, स्पीच डेवलपमेंट की बात करें बच्चे के, तो आपने परिवार के अंदर देखा होगा, आपने छोटे से बच्चे को देखा है, आपने उसको बड़ा होते हुए देखा है, कभी नोट नहीं किया हो। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जब बच्चा 1 से 3 महीने का होता है, तब वह अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देता है, कभी आपने नोट किया है? नहीं ना। तो सुनिए, वो रोता है, कोइंग करता है, सिर्फ ये 2 ही चीज़ें करता है वो, रोना और बिलखना। उसके जरिए अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो क्या रोने बिलखने में भी कुछ होता है? स्पीच डेवलपमेंट का पार्ट कैसे है ये? तो जब बच्चा रोता है तो अपनी ही आवाज़ को सुनता भी है। जब अपनी आवाज़ सुनता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी देखता है क्या होती है।
उससे वो अंदाजे लगाता है, वहाँ से उसका माइंड प्रोसेस होता है। तो स्पीच डेवलपमेंट की वो पहली स्टेज होती है। नेक्स्ट जब 4 से 6 महीने होता है, 1 से 3 महीने में हमारी आवाज़ें भी सुनता है, अलग अलग शब्द भी सुनता है, लेकिन समझता नहीं है, सिर्फ सुनता है, उसके बदले वो रोता है। फिर 4 से 6 महीने तक वो क्या करता है, प्रतिक्रिया से जब हम बोलते हैं, उसे खिलाते हैं तो हंसता है, मुस्कुराता है, कभी चेहरा बनाता है, कभी रो के चेहरा बनाता है, कभी हंस के चेहरा बनाता है, इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता है। वो स्पीच डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज है। आप क्या सोचते हैं, क्या एक बार में बच्चा समझ जाता है? नहीं, तब तक तो हम पता नहीं कितनी बार एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा उसको सुनता है, समझता है। उसके बाद जब 6 से 9 महीने के अंतराल में बच्चा आता है तो वो बैबलिंग करना शुरू करता है, बाबा बाबा करना शुरू करता है, कुछ स्पीच साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करता है। लेकिन वो स्पीच साउंड कौन सी होती हैं? जो सबसे आसान होती है, स्वर। जब भी हम मुंह खोलते हैं या आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं तो आ ये आवाज़ें निकलती हैं। तो बच्चा भी 6 से 9 महीने में वही प्रोड्यूस करता है और उनको वापस सुनता भी है। हमारे शब्दों से उसको मैचिंग करना स्टार्ट करता है। हम जो बातचीत करते हैं उसको मैच करना शुरू करता है। 10 से 12 महीने में जो बच्चा है पहला शब्द बोलता है, जो शब्द से जी होता है, तो 2 दिन, जैसे माँ, बाप, बाबा। ये एक इजी स्टेप्स है, इजी प्रोसेस है। तो इस तरीके से 10 से 12 महीने में बच्चा फर्स्ट जो शब्द है छोटा वो प्रोड्यूस करता है और 1-2 शब्द से ही अपनी जो भावनाएं व्यक्त करता है। 18 महीने का जब बच्चा होता है, 18 से 2 साल के बीच में, तो वह लगभग 50 शब्द को जो है यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन 10 से 12 महीने से 12 से 18 महीने में वो 2-2 शब्दों का प्रयोग करके उनको जोड़ तोड़ के जो है अपनी प्रतिक्रिया करता है, अपना कम्युनिकेशन जो है हमारे साथ करता है। उसके बाद जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो वह 4 से 5 वर्ड का एक सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। 18 महीने से 2 साल तक जो है वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करता है, जैसे माँ, मम, पापा, आओ, मम्मा, आओ, इस तरह के जो शब्द छोटे छोटे वो यूज करता है। 2 से 3 साल में 4 से 5 वर्ड का जो है सेंटेंस वो यूज करना शुरू करता है। 3 से 5 साल का जब वो होता है तो वो थोड़े से लंबे सेंटेंस जो है प्रयोग करना शुरू करता है, प्रोड्यूस करना शुरू करता है। 5 साल का जब बच्चा होता है तो लगभग उसके पास 2500 शब्दों का शब्दकोश होता है और वो जो है कंप्लीट जो है अपना जो बातचीत का स्तर है, बातचीत जो है करना शुरू करता है। लेकिन कम्प्लीटली जो डिफ़िकल्ट जो सेंटेंस होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, वो यूज़ नहीं करता है। वो 5 साल की एज के बाद करता है। 3 से 5 साल में उसके पास लगभग 700 से 800 शब्दों का शब्दकोश होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम हियरिंग ऐड एक बच्चे को लगाते हैं तो पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी आशा होती है कि हियरिंग ऐड लगाई, बच्चे ने सुनना शुरू कर दिया, अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहूँगा कि हियरिंग ऐड जब हम बच्चे को लगाते हैं उसके टेस्टिंग के बाद में, तो वो उसके जो लैंग्वेज का जन्म होता है, उसकी असल जो लैंग्वेज एज होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। जिस समय उसे हियरिंग ऐड लगाई जाती है, थोड़ा बहुत उसकी सुनने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वो 1 से 3 मंथ का बच्चा होता है। लैंग्वेज के मामले में, स्पीच के मामले में, एज में नहीं। तो हमें उसे जो कंप्लीट प्रोसेस करना होता है। पेरेंट्स को धैर्य रखना होगा, टीचर्स को धैर्य रखना होगा थोड़े टाइम, उससे प्रॉपर कन्वर्सेशन करनी होगी। घर के अंदर जब छोटे बच्चे को जब हम लगाते हैं मशीन, तो पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो बच्चे के साथ खुलकर बात करें, तोतली भाषा में बात ना करें, मजाक ना करें, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें। कोई बुक लेकर बैठते हैं तो उसमें हमें उसके शब्दों के ऊपर जोर नहीं देना कि क्या लिखा हुआ है, क्या इसका क्या नाम है।
उससे पहचान करवानी है, स्पीच वर्बली उसकी पहचान करवानी है। ये क्या है, ये क्या है, ये आम है, ये कार है, ये सेब है, ये पेंसिल है। तो इस तरीके से ये एक लंबा प्रोसेस है स्पीच डेवलपमेंट। आशा है कि मेरी ये जो जानकारी है, बेसिक जानकारी है, जो आप लोगों के साथ जो है आप लोगों के लिए सहयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सभी अध्यापकों से और पेरेंट्स से मैं यही आशा करता हूँ कि मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे और बधिर बच्चों के साथ जो है अच्छा, दोस्ताना और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो व्यवहार करेंगे, जिससे कि वो अपने स्पीच डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से कर सके। अगले लेसन में या अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा और इससे आगे की जो स्टेप्स हैं वो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।